गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भीम, जय भारत। चलो भाई, सेशन को करते हैं शुरू। 2 दिन आप लोगों ने दी थी रिकॉर्डिंग क्लासेस, जिसमें हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ लिया था और जिसमें हमने पढ़ लिया था अर्थ की गतियाँ, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ और पृथ्वी की गतियाँ जिसको बोलेंगे, उसके बारे में। ठीक है, वो पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं लास्ट वाले क्लास से कनेक्ट करता है। अगर लास्ट वाली क्लासेस आपकी क्लियर नहीं हुई होंगी तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, पर कोशिश करेंगे कि जो पहली बार ही क्लास ले रहे हैं उनको पहली बार में बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट से ज़रा आते हैं यहाँ पर। और सभी यहाँ देख रहे हैं, ऐसे हालात हो सकता है आपने अपने क्षेत्र में भी कभी देखे ही हों। तो ज़रा बताइए, यहाँ पे आपको 2 बसेस दी गई हैं। एक बस का नाम रख देते हैं ए, एक बस का नाम क्या है ए, और एक बस का नाम है बी। ठीक है, तो ज़रा कमेंट करके बताओ कि किस बस के यात्री किस बस में जाना चाहेंगे। ए बस के यात्री बी में जाना चाहेंगे या बी बस के यात्री ए में जाना चाहेंगे? बताएं ज़रा। ऐसी बसेस तो सभी ने देखी होंगी। पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं विजय जी, पहली बार भी है तो भी बात आपको समझ में आ जाएगी। बताएं ज़रा, यहाँ पर 2 बसेस देख रहे हो आप, एक बस ए देख रहे हो और एक बस बी देख रहे हो। तो जो ये दोनों बसेस हैं किसी स्टेशन पे रुकती हैं, तो बताओ यहाँ के यात्री इसमें आना चाहेंगे या इस बस के यात्री इस बस में जाना चाहेंगे? बस तो नहीं है, लोडिंग वोडिंग टाइप से, पर अपन बस मान लेते हैं इसको। बी के ए में, सही बात है, बी के ए में। तो लगभग लोगों ने ये बहुत छोटी सी बात समझ ली होगी, बी के यात्री ए में जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ए में देखो ये सीट खाली है, ये सीट खाली है दोनों, है ना, ये बीच में एक सीट खाली है, इधर खाली है, ये सीट बहुत सारी खाली दिख रही हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ आना चाहेंगे। ऐसे ही तो करना चाहेंगे, वहाँ से कहाँ, इधर आना चाहेंगे। क्यों आना चाहेंगे? ऐसा क्या है आने में, बताओ जरा। ऐसा आने में क्या है कि वो इधर से इधर आना चाहेंगे? क्योंकि भाई यहाँ जगह खाली है और यहाँ जगह खाली नहीं है। यहाँ क्या है, जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली नहीं है, यानी कि हवा हो, पानी हो, लोग हो, जहाँ जगह खाली होती है वहाँ जाना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आज की पूरी क्लास इसी पे डिपेंड करती है, इसी पे डिपेंड करती है ना। चलो 1 मिनट दो, आपके लिए कुछ मंगाते हैं और इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्या ये चीज़ें बसेस में लागू होती हैं या रियल में भी लागू होती हैं? देखें जरा। हाँ जी, तो अभी देखेंगे इस वाली चीज़ को कि ऐसा होता भी है रियल में। कैसे? बस नहीं, छोटा हाथी, हाँ है तो छोटा हाथी लोडिंग ही है, लेकिन मैंने जस्ट समझाने के लिए एक शब्द ले लिया है। एक सेकेंड, है ना, पहले इस चीज़ को समझ लें। मैंने कहा ना, पूरा क्लास जो है ना, आज का क्लास थ्योरेटिकल कम है, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, ना रटाने जैसा इसमें कुछ है, ना इसमें हम ट्रिक बता पाएंगे। इसमें सारी चीज़ें समझ के हैं। अगर समझ नहीं बनी तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमें क्या है, समझ बनाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए हमको, समझ चाहिए। चलो तो देखते हैं कितने लोगों की आज समझ बनती है इसमें। चले, तो हमने आपके लिए कुछ मंगा लिया है यहाँ पे। 1 सेकेंड, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, 1 सेकेंड देना। हाँ, ये बात घनत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल, है ना। जैसे यहाँ पर गिलास बना हुआ है, इसमें हमने क्या भरा, पानी। ये पानी के मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं, अणु तैर रहे हैं। ठीक है, इस पानी में अभी जगह खाली है, इस पानी में क्या है, अभी जगह खाली है। अगर हम इसमें शक्कर डालें, नमक डालें, नींबू डालें, कुछ भी डालें, ठीक है, कुछ भी अगर डालते हैं इसमें, तो जहाँ जगह खाली है वहाँ जाकर के इसके अणु बैठ जाएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक शरबत हो सकता है, रसना हो सकता है, नमक हो सकता है, शक्कर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह खाली थी इसलिए ये जाकर के बैठ गए। अब इसमें अपन कुछ और डालना चाहें, जैसे हम सोचें इसमें कुछ और भी डाल दें, तो अगर इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पतले होंगे, बारीक होंगे, तो कहीं साथ हो भी जाएंगे, अदरवाइज ये जगह ही नहीं देगा। ये कहेगा ऊपर ही रहो भाई साहब, ये क्या कहेगा, यहीं पे रहो, नीचे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है, जगह ही नहीं है। इसका मतलब ये है
कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ क्या हो गई, घनत्व। तो एक शब्द हमको समझ में आया, घनत्व ज़्यादा है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो भारी होगा। क्या होगा, भारी। और जिसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा, वो कैसा होगा, हल्का। ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर घनत्व पहले से बहुत ज़्यादा है तो उसमें दूसरी चीज़ घुसेगी ही नहीं, यानी कि अगर यहाँ कोई हवा चल रही है वो इसमें घुसना चाहे नहीं घुस पाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भरा पड़ा है। चलो इसका एक अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं फटाफट से, छोटा सा। तो हम क्या करेंगे, 2 गिलास ले लेंगे और एक गिलास में हम डाल देते हैं यहाँ पे नमक। ठीक है, क्योंकि एक गिलास क्या है, खाली है, इसमें हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, ताकि जो जगह खाली होगी वो भर जाएगी, है ना, जगह भरनी भी तो पड़ेगी। चलो भाई भर देते हैं भाई फटाफट से। तो हमने क्या किया, इस गिलास में नमक ले लिया। ठीक है, ये आपने घर पे किया भी होगा, देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लेते हैं भाई फटाफट से। तो हमने इस गिलास में जितनी भी जगह खाली थी उसको भर दिया है, किससे, नमक से। चलें, मेरे को समझ नहीं आता ज्योग्राफी क्लास में ये क्वेश्चन क्यों आते हैं, मैं हिस्ट्री कब होगी, पॉलिटी कब होगी, जो हो रहा है उसको पढ़ लो भाई। तो अपने पास 2 गिलास हैं, एक जिसमें नमक डाल दिया अपन ने और एक जिसमें कुछ नहीं है, खाली है, यानी कि इसके अंदर अभी क्या है, जगह खाली है। चलिए जी, अब हमारे पास है एक उजाला, आया नया उजाला। चलें, तो भाई दोनों में देखते हैं कि कहाँ उजाला जाएगा। किचन से नहीं लाए, पीजी से चुरा के लाए हैं नमक। तो देखो पहले हम ग्लास लेते हैं नॉर्मल वाला, जिसमें पानी है केवल। ठीक है, चलें, इसमें हमने डाल दिया भाई उजाला की 2-3 बूंदें। तो हम देख रहे हैं कि उजाला है जो वो नीचे जाने लग गया। क्यों, क्योंकि पानी में ना जगह खाली थी, जगह खाली होने की वजह से वह नीचे जाने लगा। अब एक लेते हैं जिसमें हमने नमक भर दिया है, नमक भर दिया है तो जगह कैसी होगी, भर गई होगी। ठीक है, ये नमक वाला है, इसमें पहले से जगह भर गई है, तो अब डालते हैं इसमें उजाला। तो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। हमने जैसे इसमें उजाला डाला, 4-5 बूंदें डालनी, लो नीचे दिख रहा है क्या, नहीं गया, ऊपर ही तैर रहा है। देखो क्यों, ऊपर ही क्यों है, क्योंकि नीचे तो नमक भरा हुआ है, नीचे जगह खाली ही नहीं है, जो थोड़ी बहुत जगह थी वो नमक से भर गई। ठीक है, वो क्या हो गई, नमक से भर गई। तो ये बात समझ पाए होगे कि जहाँ जगह खाली है वहाँ चीज़ें भर जाती हैं, जहाँ जगह खाली नहीं है वहाँ चीज़ें नहीं भर पाती। बस इतनी सी बात हमको समझना है। ठीक है, इतनी सी बात समझना है। चलें, ये बात आप समझ गए होंगे कि जहाँ जगह खाली है वहाँ लोग घुसेंगे, वहाँ क्या है, लोग घुसेंगे। बस इतनी सी बात है, इसको हटाते हैं। ये ग्लास वाली बात समझ में आई होगी, तो भाई यहाँ पे भी समझ लो। अब यहाँ पे हमने ली ठंडी हवा। कैसी जनाब, ठंडी हवा। और ठंडी हवा का घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसका भार भी ज़्यादा। तो घनत्व क्या होता है, भारी होता है ना, तभी तो ऐसे ऊपर लगाते हैं कि ठंडी हवा अपने आप नीचे गिरेगी, और नीचे लगा देते तो ठंडी हवा ऊपर उठती ही नहीं, तो ऊपर कमरा गर्म बना रहता, नीचे कमरा ठंडा हो जाता। मतलब पैर में तो सॉक्स पहन लेते, ऊपर अपन सैंडो बनियान पहन के घूम रहे होते भाई, ऐसा तो नहीं होता। तो ठंडी हवा का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होती है, भारी भी होती है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, सब पास पास में बैठे होते हैं। ठंड में नहीं होता चिपक के बैठ जाते हैं, तो बस ये मान लो ठंड में चिपक के बैठे हुए हैं। दूसरी जगह हम लेते हैं गर्म हवा। कैसे जनाब, गर्म हवा। गर्म हवा का घनत्व क्या होगा, कम होगा, घनत्व कम होगा। ये कैसी होगी, हल्की होगी। कैसी होगी, हल्की, यानी कि इसका जो दाब है वह भी कम हो जाएगा, यानी कि ये लो प्रेशर होगी, इसका दाब भी क्या हो जाएगा, कम। और ये कैसी हो रही होगी, ये हाई प्रेशर हो रही होगी। अब यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। चलो, अब इसकी डेंसिटी कम है तो इसमें कम है अणु, इसमें क्या है, ज़्यादा है। अभी समझ के आए थे कि ज़्यादा वाले लोग कम की ओर भागेंगे। ज़्यादा वाले लोग कहाँ भाग रहे हैं, कम की ओर, क्योंकि इसमें जगह है इसलिए भर जा रहे हैं। शादियों में नहीं देखा, जो दुल्हन का कमरा होता है वहाँ लोग ज़्यादा जाने की सोचते हैं, क्योंकि दुल्हन को थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं कि भाई चल 4 दिन की चांदनी है तेरी, जा एक कमरा तेरा हुआ, ऐसा कर ले। तो लोग कहते हैं दुल्हन के कमरे में चलो, वहीं रख देंगे सामान, खाली देखा, या घर का कोई बुजुर्ग होगा उसका कोई कमरा खाली होगा तो वहाँ रखेंगे, है ना। तो जहाँ कमरा खाली है वहाँ घुसने की सोचते हैं, तो कमरा जहाँ खाली है वहीं। इसका मतलब हवाएं हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर चलते हैं। क्लियर है बात? बस यही समझाना था। यही बात पे पूरा क्लाइमेट टिका है, पूरी जलवायु, ला नीना, अल नीनो, फलाना ढिमाका सब इसी पे चलेगा, प्रेशर बेल्ट सब इसी पे चलेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे रहे थे। पर हाई प्रेशर से किधर? लो प्रेशर में। ठंडे से किधर? गर्म में। ठंडे से कहाँ चलेंगे? गर्म में। तो जबरदस्त ठंड तो हमारे रूम में भी हो रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, है ना? अब चलें, अब इस चीज को समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि रात्रि के समय हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी या स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। ठीक है, एक एक करके प्रश्न की ओर आते जाते हैं तो समझ लेते हैं किधर चलेंगी। सॉरी, ये हमारा स्थल हुआ, ये हमारा जल क्षेत्र, ऐसा ही इसमें है, ये हमारा जल हुआ, ये हमारा स्थल क्षेत्र, यानी कि लैंड एरिया, ओशन एरिया, लैंड एरिया। यहाँ उजाला हो रहा है यानी दिन की बात हो रही है, यहाँ अंधेरा है, चंदा मामा दिख रहा है यानी कि रात। तो दो इमेज है, एक दिन वाला और एक रात वाला। तो पहले दिन वाले को समझते हैं। ठीक है, होता क्या है, पत्थर आपने देखे होंगे जल्दी गर्म होते हैं। जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होगी ठंडे होने के चांस भी ज़्यादा होंगे, है ना? तो गर्म जल्दी, ठंडा जल्दी। लेकिन समुद्र के साथ क्या है, समुद्र में मानते हैं, जैसे ये मान लेते हैं, अब यहाँ से सूरज की रोशनी गिर रही है तो ऊपर वाली लेयर तो गर्म हो गई, लेकिन जो अंदर हजारों मीटर तक समुद्र फैला है नीचे तक गर्म नहीं हो पाएगा ना। जैसे अपन पानी गर्म करते हैं रॉड डाल करके, तो रॉड जब डालते हैं तो ऊपर की लेयर तो जल्दी गर्म हो जाती है, नीचे की गर्म होने में टाइम लगता है। अब वो केवल बकेट की बात है, लेकिन रॉड समुद्र में डालते तो कुछ ना कर पाएगा, उतना एरिया को गर्म कर पाएगा। ठीक है, तो समुद्र बहुत गहराई में है तो नीचे क्या रहता है, ठंडा। अब सूरज की किरणें से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जब वो धीरे धीरे गर्म हुआ है तो फिर ठंडा भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या स्थिति हो रही होगी दिन में, ये वाला एरिया तो हो गया होगा गर्म, दिन में क्या हो रहा होगा, ये एरिया तो गर्म हो गया होगा, और इसके कंपेयर में जो जल वाला एरिया है यह हो रहा होगा ठंडा। गर्म तो ये भी हो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन इसके कंपेयर में कम होगा ये गर्म। ठीक है, क्योंकि अभी गर्म होने में से टाइम लगेगा, ये गर्म हो चुका है। अभी पढ़ के आए हैं गर्म और ठंडे की कहानी। ये ठंडा एरिया है तो प्रेशर कैसा हो रहा होगा, हाई प्रेशर। ये गर्म एरिया है तो प्रेशर कैसा हो रहा होगा, लो प्रेशर। सिंपल सा, लो प्रेशर क्यों हो जाती है, गर्म चीज है ऊपर उठ रही है। जनरली मानो ना, मान के चलते हैं ये कोई बकेट है, अब ये गर्म हो गई, ऊपर उड़ने लग गई। मानो पहले मेरे सिर पर रखी थी, अभी क्या है, ऊपर उड़ने लग गई, तो हमें लगेगा हाँ भार कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा इस पर, कम। लेकिन ये ठंडी हो जाए और सिर पे रख दी जाए तो कैसा लगेगा, भार ज़्यादा, है ना? तो हाई प्रेशर में क्या लगता है, सॉरी ठंडे में क्या लगता है, हाई प्रेशर लगता है, ऐसा लगता है भार ज़्यादा हो गया, वही कहानी है। तो ये लो प्रेशर क्यों हो जाता है, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, तो इस एरिया में क्या है, कुछ बचता ही नहीं है, वैक्यूम बन जाता है, खाली हो जाता है इधर। तो देखें हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ में आया होगा। अब दिन में क्या स्थिति होगी, हाई इधर है तो भाई साहब इधर से इधर चलेंगी हवाएं, चलेंगी कि नहीं चलेंगी, यानी कि दिन के समय जल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। पहला क्वेश्चन, जल से स्थल की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। क्लियर? रात में देख लेते क्या होता है। अब रात में क्या हुआ, स्थल गर्म हो चुका था, स्थल क्या हो गया था, गर्म हो गया, और जैसे रात आई तो ठंडा भी जल्दी हुआ, गर्म भी जल्दी हुआ था, ठंडा भी जल्दी हो गया। जल वाला एरिया धीरे धीरे पूरी रात पहले तो गर्म हुआ, सॉरी पूरी रात कह पूरे दिन गर्म हुआ, फिर रात आ गई, तो अब इसको ठंडे होने में लगेगी ना पूरी रात, समय लगेगा ना इसको ठंडा होने में, यानी ये ठंडा हो नहीं पाया और ये ठंडा हो चुका है। तो स्थल वाला भाग ठंडा हो चुका है, जल वाला अभी भी गर्म रह गया है। बात कब की चल रही है, रात की। इसका मतलब ठंडा है तो हाई प्रेशर इधर बन रहा होगा, ये गर्म है तो लो प्रेशर इधर बन रहा होगा। अब हाई से लो ही में क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। चला दो भाई साहब हवा इधर, तो देखो स्थल से समुद्र की ओर यानी जल की ओर क्या चल रही हैं, हवाएं। आपने पुरानी कहावतें सुनी होंगी कि रात में नदी किनारे जाना मना है, चुड़ैल घूमती हैं लग जाती हैं, भूत घूमते हैं लग जाते हैं। क्यों भाई, वॉक करने आते हैं क्या भूत? अब भूत को सोना नहीं है, अपने काम धाम नहीं देखने, रात में वो क्या कर रहा है नदी किनारे, तो भूत चुड़ैल नहीं होती हैं। ठीक है,
वहाँ ये लग रहा होता है कि हवा स्थल से समुद्र की ओर या पानी वाले एरिया की तरफ चलती हैं, तो हवा जिधर चलेगी उधर ही अपन को धक्का महसूस होगा। तो यूँ लगता है कि स्थल से कोई पानी में धक्का मार रहा है। और घर वाले क्या कहते हैं, जिन्न भूत है वो अपने साथ ले जाता है पानी में बहा के, ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। तो भैया ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब थोड़ा पानी के किनारे जाने में डर कम लगेगा, है ना। कुछ समझा नहीं, हिंदी में बोलो। मुझे लग रहा है कि मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, मैंने अभी इंग्लिश एक भी शब्द नहीं बोला, है ना। हाई प्रेशर लो प्रेशर बोला है, तो भैया लो प्रेशर को बोलते हैं निम्न दाब। लो भैया हिंदी बोल देते हैं, नाराज मत हो, ठीक है। निम्न दाब। हाई प्रेशर को बोलते हैं उच्च दाब। इसके अलावा मैंने शायद कोई शब्द बोला नहीं जो इंग्लिश में होगा। जल हिंदी है, स्थल हिंदी है ना। बाकी जो शब्द दिन रात हिंदी है, तो मैंने हिंदी ही सारे शब्द बोले। पता नहीं, समझ नहीं आता हिंदी में भी बच्चे उंगलीबाजी। चलो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अभी समझ जाओगे कि दिन में हवाएं जल से समुद्र की ओर चलेंगी कि समुद्र से जल की ओर, वो जल से स्थल की ओर चलेंगी या स्थल से जल की ओर, ठीक है। तो देख लेना, दिन की बात हो रही है, इसका मतलब इधर वाला एरिया क्या होगा, गर्म होगा। इधर वाला एरिया क्या होगा, गर्म। तो समुद्र से इधर की ओर चलेंगी दिन में, और रात में किधर चलेंगी, तो भैया जल वाला गर्म है, तो स्थल से जल की ओर चलती हैं। क्लियर है, ये समझाने वाली बात है। रटना है तो फिर रट लो, रटना है तो सिंपल रटो। दिन में क्या होता है, स्थल से और जल से स्थल की ओर चल। दिन में क्या होता है, जल से स्थल की ओर, स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। और अगर बात करें रात की, तो रात में क्या हो जाएगा, स्थल से जल की ओर चलती हैं, स्थल से जल की ओर। ये थ्योरी वाली बात हो गई। समझ नहीं आया तो फिर रट लो भाई साहब। देखो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप में समझने की क्षमता है या फिर रटना है। दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो हम रट लें या समझ लें। तो समझाने की भी मैंने कोशिश कर ली, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया, प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा, जैसे समझ नहीं आया वो रट ले कि दिन में हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं और रात में हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। काहे को चलती हैं ये वाली बात जाने दो, फिर केवल याद कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। चलो ये चीज़ क्लियर हुई। अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, जैसे कलर बदलने दो। इधर वाला एरिया हरा दिख रहा है, इधर पड़ा है सूखा। इधर क्या पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, तो समुद्र से या किसी भी एरिया से जब बादल चले, ठीक है, पानी लेकर के चले, यहाँ पहाड़ खड़ा हुआ था, इससे टकरा गए। इससे क्या हो गए, टकरा गए, तो सारा का सारा पानी यहीं बरस गया। तो इधर वाला एरिया तो ग्रीन हो गया क्योंकि पानी बरसा है, लेकिन इधर वाले एरिया पे पानी आया ही नहीं। ये हिस्सा कैसा रह गया, सूखा रह गया, ठीक है। ये हिस्सा कैसा रह गया, सूखा रह गया। तो सूखा वाले हिस्से को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं हिंदी में, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन समझ में आ रहा होगा, ऐसा रीजन जिस पर रेन की शैडो पड़ती हो। वृष्टि छाया क्षेत्र, छाया मतलब कि परछाई, ठीक है, क्षेत्र एरिया हो गया, और वृष्टि मतलब कि बारिश। क्लियर है। अब जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमारे पीछे शैडो बनेगी, पीछे शैडो बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा छाया क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे ही बारिश इधर होने लग गई, इधर हुई नहीं, तो इधर क्या पड़ गया, इसका शैडो पड़ रहा है। बारिश नहीं आ रही पर परछाई परछाई आ रही है। इसको और समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि गड़बड़ी करके ना आ जाओ और आप ये समझ पाओ कि मैप में सूखा वाला एरिया क्यों और कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा समझते हैं। हमने एक वेस्टर्न घाट समझा था, जिसने भी ली हो क्लास, तो देखें जरा। जैसे ये एक माउंटेन है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा कर लिया है, समझना। ये माउंटेन है, इधर से बारिश आ रही है, इसको यहाँ लगाएं थोड़ा क्लियर दिखेगा। यहाँ से क्या आ रही है, बारिश वाले बादल आ रहे हैं। बादल इस पहाड़ से टकराए, इधर वाले एरिया में बारिश हो गई। इधर वाले एरिया में तो बादल जा ही नहीं पाए। हाँ, ऊंचाई से उड़ते हुए जाते और इधर पहुंच जाते तो बारिश होती, लेकिन ये चोटी पहले से बहुत ऊंची है। ये इधर वाली चोटी क्या है, पहले से क्या ऊंची है, 2000 मीटर के आसपास ऊंचाई है इसकी। बादल इतनी ऊंचाई उठ पाए, उड़ के जा रहे थे, यहाँ टकरा गए, सारा पानी इधर ही बरस गया, इधर पानी पहुंचा ही नहीं। जब इधर पानी पहुंचा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सूखा वाला हिस्सा आया, तो इसको क्या बोला गया,
वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र। एक बच्चा कह रहा है अंजलि छाया क्षेत्र, हाँ हमारा पढ़ेगा तो क्या बनेगा। चले, तो हम ये समझ पाए कि पहाड़ बना हुआ है, इधर से बादल आ रहा है और बादल इधर टकरा गया तो सारा पानी इधर ही बरस जाएगा, इधर वाला जो हिस्सा है ये सूखा रह जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए बता रहे, मैंने कहा ना कुछ चैप्टर ऐसे हैं वहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनते हैं, रटाने से नहीं बनेंगे। मैं रटा भी दूंगी 2-3 लाइन तो भी नहीं बनेंगी, ठीक है। हो सकता है वो घुमा फिरा के यहाँ से पूछ ले, तो इसलिए जरूरी होता है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कुछ चैप्टर रटाने वाले वहाँ रटा देंगे, क्या टेंशन है। आगे चलें, यहाँ पे भाई बड़े सुंदर सुंदर 2 बादल दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहा है, इसे समझें। पहले पॉइंट समझें, जो बातें वो समझें, फिर क्लाइमेट को समझेंगे, परेशान ना। यहाँ एक बादल, यहाँ एक बादल, भागने की भड़बड़ी मत मचाना, अच्छे से पढ़ लेना आज, ठीक है। एक बादल इधर से जा रहा है, एक बादल इधर से जा रहा, दोनों टकरा गए तो क्या हो गई, बारिश। क्या हो गई, बारिश। यानी कि जब 2 बादल आपस में टकराए तो भी बारिश हो सकती है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये पहाड़ बना हुआ है, इधर से एक बादल जा रहा है, ये भी टकरा गया तो क्या होगी, बारिश। यानी कि बादल, चाहे बादल बादल टकरा जाए तो भी बारिश हो सकती है, चाहे बादल और पर्वत टकरा जाए तो भी बारिश हो सकती है। तो बारिश होने के लिए एक्सीडेंट होना जरूरी है। जब 2 लोग भिड़ेंगे तभी क्या होगी, बारिश होगी। अब जब ये भिड़ते हैं तो इसको अलग अलग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जब 2 बादल भिड़ते हैं तो इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना, कह सकते हैं बादलों का फटना। इधर इसको क्या बोलते हैं, ये माउंटेन से टकरा रहा है तो इसको बोला जाता है माउंटेन बर्स्ट, ठीक है। यानी बारिश 2 कारणों से हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट से हो सकती है और माउंटेन बर्स्ट से हो सकती है। क्योंकि भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहाड़ नहीं है, तो अब वहां बारिश नहीं होगी, क्या होगी। तो फिर वहां जब 2 हवाएं, 2 बादल आपस में टकराएंगे तब बारिश होगी। अभी आगे जाकर के समझाएंगे कि कहाँ टकराते हैं बादल। तो हमने समझ लिया हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा जाती है, हमने देख लिया कि छाया वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, हमने देख लिया कि बादल कैसे टकराते हैं या पहाड़ से बादल कैसे टकराते हैं। ये 3 बातें समझ ली। अब आते हैं क्लाइमेट पे, ठीक है। बादल किससे बनते हैं, जब नदियों का पानी गर्म होता है ना, बाष्पीकरण होने लगता है, और जब वो ऊपर जाते हैं तो पानी ठंडा होने लगता है। तो जब बूंदें ठंडी होके सघन हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो क्या बन जाता है, फिर बादल बन जाता है। इसका एग्जाम्पल देखना है तो एक जगह बताते हैं। चंडीगढ़ से 75 किलोमीटर दूर नैना देवी का मंदिर पड़ता है। नैना देवी मंदिर आप जाओगे ना तो वहाँ से आप देखोगे, नैना देवी मंदिर जब चढ़ते ही हैं, बीच में एरिया मिलता है, पीछे सतलज नदी देखने को मिलती है। सतलज नदी के पास में आप जाके मतलब जनरली वहाँ देखोगे ना तो आपको बादल बनते हुए दिख रहे होंगे, यानी कि आपको ऊपर बाष्पीकरण वाला सीन देखने को मिलेगा और ऊपर बादल बन रहे होंगे गोल गोल घूमने को, यूँ लगेगा पास में ही है। तो प्रैक्टिकल देखना तो देखा ना, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो समुद्र हो, नदी हो, नहरों हो, सब में ये प्रोसेस होती है, वहां से बादल बनते हैं। यहां पर तो कुछ बातें समझना जरा मानसून के लिए, भारत मानसून के लिए। तो जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द किससे बना है, एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। ये सीधा सीधा याद कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अरबी भाषा का शब्द है क्या, मौसम। मौसम, मौसम से क्या बना हुआ है, मानसून बना है, ठीक है। मौसम का मतलब होता है बदलने वाली हवाएं, ठीक है। हवा बदलेगी तो भाई मानसून वाला सीन बनेगा, कैसे बनेगा आगे जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे क्या, कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून जो है वह किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, वहां से मानसून बना है। अब बात करते हैं भारत की मानसून कैसी है, या भारत का जलवायु कैसा है। तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसून है, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। जो अक्षांश होते हैं उनके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, कटिबंध। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत, ये वाले शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है। टेम्परेट,
ये शब्द सुने होंगे। तो उष्ण कटिबंध किस क्षेत्र को बोलते हैं? कर्क और मकर के बीच का जो हिस्सा है, कर्क और मकर के बीच का जो हिस्सा है। हमारे गांव में भी बादल बनते हैं क्या? अब मुझे क्या पता तुम्हारे गांव की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है ना। तो उष्ण कटिबंध मानसून है, यानी कि कर्क रेखा और मकर के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, चलो ये दो बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कि मानसून भारत में कितने साइड से आता है। तो अगर भारत में मानसून की बात करें तो यह दो साइड से आता है। एक कहाँ से आ सकता है? साउथ वेस्ट से आ सकता है, दक्षिण पश्चिम से आ सकता है, और एक आ सकता है नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि उत्तर पूर्व। दो तरीके से आ सकता है, या तो मानसून ऐसे उठ रहा होगा या मानसून ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ और ईस्ट वाली। ये कौन सी हो गई? वेस्ट साउथ, यानी कि साउथ और वेस्ट वाली। ये दो डायरेक्शन मानसून की होती हैं, अभी मैप पे भी देखेंगे। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके अंदर दो तरीके से डिवाइड किया गया है कि एक तो हो सकता है अरब सागर से उठता हो और एक हो सकता है बंगाल की खाड़ी से उठता हो। ठीक है, दो जगह से उठ सकता है, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी। अगर बारिश की बात करें तो लगभग 75%, ठीक है, लगभग 75% जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी आता है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है वह किससे आती है? दक्षिण पश्चिम से, क्योंकि जून में स्टार्ट हो जाता है ना। अभी मैप पे भी आते हैं, पहले हम थोड़ी थ्योरी समझ लें। तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम उठ सकता है। अब बात करें उत्तर पूर्व से, तो जो सर्दी वाला सीजन है, ठीक है, शरद ऋतु जो होती है, शरद ऋतु की बात करें या रिट्रीट की बात करें, रिट्रीट मानसून, ये उत्तर पूर्व से आता है। रिट्रीट मानसून या सर्दी वाला जो मौसम है वह कहाँ से आता है? उत्तर पूर्व से आता है। अब कौन से क्षेत्र है जहाँ पहले बारिश होती है, उत्तर पूर्व से कहाँ बारिश होती है, इस प्रकार की सारी बातें करेंगे। ठीक है, चले पता नहीं तुम लोग जाने कहाँ ही रहते हो, भगवान भला करे। अभी भी मतलब इतने कम समय में भी आप सीरियस नहीं हो रहे पढ़ाई करने के लिए, तो पता नहीं कब सीरियस होगे। जब 2 दिन बचेंगे एग्जाम के फिर कहोगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन उनका बिल्कुल नहीं होता जो 1% भी मजाक के मोड में होते हैं, क्योंकि कंपटीशन कैसा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी खुद पता होगा कि कंपटीशन ऐसी तैसी करके रखे हुए सबकी। ठीक है, चलें क्या कह रहे हैं? खान सर इंडिया मैप में मानसून को पूरा एक्सप्लेन किए थे, तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्लास ली होगी। और मेरे ख्याल से मैं भी मैप पे ही आई हुई हूँ, आप शायद मेरे क्लास में पहली बार आए हैं अमन कुमार जी, इसलिए आपको थोड़ा तरीका नहीं पता हुआ है कि कैसे पढ़ना होता है। तो पहले थ्योरी हमारी क्लियर हुई, अब यहाँ बात समझ में आएगी, क्योंकि अब हम अगर ये बोलेंगे कि पानी की तरफ से हवाएं चली पृथ्वी की ओर, स्थल की ओर, यानी जल से किधर जा रहा है? स्थल की ओर जा रहा है, जो हम सबसे पहले बात करके आए थे। यानी कि ये वाला क्षेत्र गर्म हो रहा होगा, ये वाला क्षेत्र ठंडा हो रहा होगा, और ये कब हो रहा होगा? गर्मी के मौसम में हो रहा होगा। कब? गर्मी के मौसम में। और भारत में गर्मी कब पड़ेगी? तो देखो जरा, हम लोग कहाँ रहते हैं? एक तरीके से कैंसर के पास बने हुए हैं, कैंसर हमारे भारत से होकर गुजरती है ना। तो 21 जून को, कल की क्लास ली थी क्या कि नहीं ली? 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं कर्क पर। यही वजह है कि जून जुलाई हमारे यहाँ पे कैसा होता है? गर्मी का महीना होता है, क्योंकि कर्क पर सीधी क्या आ रही होती है? धूप आ रही होती है। जब धूप आ रही है तो ये एरिया कैसा हो रहा होगा? गर्म हो रहा होगा। इसीलिए जून में क्या होता है? जल से हवाएं किधर चलने लगती हैं? स्थल की ओर, क्योंकि ये गर्मी की वजह से गर्म है और ये इसके कंपेयर में ठंडा है। तो हवाएं किधर से चलने लग गई? अरब सागर की ओर से चल रही होंगी। इधर वे ऑफ बंगाल है तो ये भी जल क्षेत्र है, तो कुछ हवाएं इधर से इधर भी चल रही होंगी, है ना। जिसने कल की क्लास नहीं ली है तो कृपया करके कल की क्लास जरूर लेना। इसमें हमने कोरिलेस फोर्स वगैरह और पृथ्वी के मोशन, ये थोड़ा डायरेक्शन, इसके बारे में बताया है, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हमने ये देख लिया कि जल से किधर चलेंगे? स्थल की ओर। कब? गर्मी में। अपने यहाँ गर्मी की कहानी कब से शुरू होती है? वैसे शुरू तो मार्च अप्रैल से हो जाती है, जून से हमारे यहाँ बारिश वाला सीन शुरू होता है।
ठीक है, जून से बारिश वाला सीन शुरू होता है। यहाँ तक बात समझ आई। आज क्लास ले लो ये पूरा, है ना, भागने की पड़ जाती है। आज पूरा क्लास ले लो। ठीक है, तो गर्म हो गया और जल कैसा, ठंडा। और पढ़ के आए थे कि गर्म चीज में क्या हो जाएगी, हवाएं ऊपर उठेंगी तो नीचे तो प्रेशर बनेगा ही नहीं। एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर ये डिब्बा हम सिर से ऊपर उठा दें तो यहाँ क्या हो जाएगी, खाली जगह, प्रेशर नहीं बचेगा। ठीक है, और ऊपर उठी क्यों थी, गर्म होने की वजह से। तो गर्म हवाएं जब उठ जाती है तो नीचे प्रेशर लो बन जाता है। हवाएं अगर नीचे गिरेंगी तो प्रेशर कैसा बनेगा, हाई बनेगा। और एक ही कॉन्सेप्ट है, हवाएं कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। इतनी छोटी सी बात समझ आई होगी। तो जरा हम यहाँ पर एक मैप बना लें और आपको ये चीज़ समझा पाएँ। ठीक है, एक मैप पे हम समझेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट वाला, एक मैप पे समझेंगे हम नॉर्थ ईस्ट वाला। उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको भी समझेंगे तसल्ली से। बस क्या लो, क्लास लो। चलो भाई, यहाँ पर फटाफट से क्या करें, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि आपको समझा सकें कि हवाएं किस तरीके से चल रही हैं। चले, तो हमने यहाँ पे मैप देखा। इधर हम देख रहे हैं अरब सागर, अरब सागर। यहाँ अल नीनो और ला नीना के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे वो, है ना। पहले इंडिया का समझ ले। यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। चले, पहले जून आया, जून आ गया, इसका मतलब जो सूरज है वह कहीं ना कहीं मकर पे आने के लिए तैयार बैठा है। इसका मतलब वह अपने स्थल को गर्म करने के लिए तैयार है। ठीक है, कर्क रेखा से जितने भी शहर देश गुजर रहे होंगे वो गर्म होने की तैयारी में है। यहाँ पर क्या बन रहा होगा, लो प्रेशर बन रहा होगा। सभी को पता है, यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर विंध्यन है, यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट बना हुआ है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट बना हुआ है। सभी को पता है ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, ये है तो सतत, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में घाट बने हुए हैं, पाल घाट, भोर घाट, असरी घाट, जिससे हवाएं घुस जाती हैं। तो कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है, माउंटेन की क्लास ली होगी तो देखा होगा। अब पहला जून आया और हवाएं उठना शुरू हुई नीचे से, हिंद महासागर की ओर से। तो पहली ब्रांच तो खाली ही चली जाती है, जो पहली ब्रांच उठती है ना वो खाली ही चली जाती है। अब आती है अपने भारत की बारी, यहाँ से ब्रांच उठना शुरू हुई तो कहीं कहीं आपको देंगे 1 जून से। बिल्कुल 1 जून से क्या होती है, ब्रांच उठती है, लेकिन वह नीचे से ही निकल जाती है। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो समझ में आएगा। अब देखें जरा, फर्स्ट ब्रांच उठी इंडिया के लिए, इंडिया के लिए उठी और ये पहुंची कहाँ, केरल। यहाँ पे जो तट पड़ता है इसका नाम है मालाबार, मालाबार। और जो इधर तट पड़ता है इसका नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल। ठीक है, तट की अपने आप में पूरी एक क्लास होगी, इसमें तटीय रेखा और उससे बनने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ केवल थोड़ा सा बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मालाबार तट है और यहाँ राज्य कौन सा है, केरल। यहाँ कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। पहले दिन ही क्लास में आपको बताया था कि मैप पे थोड़ा ध्यान देना है। पहली भाई ब्रांच उठी, कहाँ घुस गई, मालाबार तट, यानी कि पहली वर्षा कहाँ हुई, पहली वर्षा। तट की बात आएगी तो मालाबार और राज्य की बात आएगी तो केरल में हुई। चले, दूसरी ब्रांच उठी। दूसरी ब्रांच जब उठती है तो यहाँ पासेस बने होते हैं, इनके थ्रू यहाँ आती है एमपी और महाराष्ट्र वाले हिस्से में, और सतपुड़ा के पैरेलल बहती हुई जाती है। समुद्र से जैसे जैसे हवाएं दूर होती है वैसे वैसे हवाओं में नमी कम होती है। जैसे मानो हम यहाँ से एक मटका लेके चले पानी भर के और हम 5 किलोमीटर दूर गए और ऊबड़ खाबड़ जगह भी हैं, टकराते हुए ऊंचे नीचे रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, तो पानी क्या होगा, फैलता हुआ जाएगा। तो जहाँ से भरा था वहाँ तो मटका पूरा भरा था, लेकिन जब हम दूसरी जगह पहुँचे तो वहाँ क्या हो गया, मटका थोड़ा कम हो गया। हो सकता है 10 किलोमीटर चला तो मटका खाली हो जाए। यानी हवाएं जब पानी या नमी लेकर के चलती हैं तो जैसे जैसे समुद्र से दूर होती जाती हैं वैसे वैसे उनमें नमी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब कि इस वाले क्षेत्र में तो पानी खूब बरसता होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ से टकरा गया, सारा पानी इधर फैल गया। लेकिन यहाँ जाते जाते पानी थोड़ा कम हो गया, इसलिए जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वहाँ पे
इधर के कंपेयर में, ठीक है, केरल के कंपेयर में पानी क्या होता है, कम होता है। अब उठती है थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच हिम्मतनगर से घुसी गुजरात के। अब ये राजस्थान वाले हिस्सा इसके ऊपर से बहती हुई जा रही, जम्मू कश्मीर तक पहुंची। यहाँ क्या हुआ, इसको बीच में कहीं भी कोई पहाड़ पर्वत नहीं मिला टकराने के लिए, ठीक है, एक्सीडेंट होगा तभी तो पानी बरसेगा, यहाँ टकराने को मिला ही नहीं, इसलिए इसके नीचे बारिश ही नहीं हुई इस क्षेत्र पे, यानी यहाँ क्या बनेगा, थार मरुस्थल। लेकिन राजस्थान में इंदिरा नहर बहुत फेमस है, सबने सुनी होगी, राजस्थान का उसको जीवन रेखा कहा जाता है, राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी बड़ी नहर है, वहाँ से नमी उठती है, वो इस हवा में मिक्स हो जाती है, ठीक है, यानी कुछ पानी यहाँ से लिया, कुछ इंदिरा नहर से उठाया इसने और पहुँच गई जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में। वहाँ जाके अब पहाड़ मिल जाएंगे इसे, वहाँ टकरा जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगी, बारिश। क्लियर है। तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था एक दिन क्लास में, मैम राजस्थान में क्यों नहीं बारिश हुई, जबकि वहाँ से तो ब्रांच निकल रही है। तो ब्रांच तो जा रही है यहाँ पे बहती हुई, ठीक है, ये हवा की ब्रांच तो जा रही है, लेकिन इसे टकराने के लिए कुछ चाहिए ना। जैसे मान के चलते हैं ये हवा बहती हुई जा रही है, पर्वत ऐसे होता तो ठीक है, पर्वत खुद ऐसे है तो इसके बगल से ही निकल गई, तो टकरा नहीं पाई, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाई। चल इधर वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी। यहाँ से भी क्या उठी, फर्स्ट ब्रांच उठी, झारखंड में घुसी, बिहार में गई, यूपी में गई और यहाँ से क्या कर दी, बारिश कर दी। सेकंड ब्रांच देखो, सेकंड ब्रांच बहती हुई जा रही है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, गारो, खासी, जयंतियाँ, इसमें जाकर के हवा टकराई और यहीं पे रह जाती है, यहीं बस गई, गारो, खासी, जयंतियाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, क्यों, क्योंकि सामने ही पर्वत बने हैं, पूरा का पूरा जो नमी था पानी के अंदर सब वहीं फैलेगा अब, इसलिए मौसम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है विश्व में, ठीक है, मौसम राम में। चलो ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। इसकी एक ब्रांच और उठती है, ये बहते हुए जाती इधर। अब ये चाहती तो है कि हम क्रॉस करके ऊपर चले जाएं, ठीक है, हम तिब्बत चाइना में पहुँचे, पर महान हिमालय खड़ा है, वो कहता है ना भाई इधर ही मुड़ो, उधर नहीं जाना है। तो यहाँ जाकर के हवा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है सिंटेक्सल बैंड और बहते हुए आती है इधर वाली लाइन में। अब यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र बह रही, नदी वाला चैप्टर पढ़ा ना, ब्रह्मपुत्र से इसने नमी उठाई और नमी उठा करके अब ये किधर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इस वाले क्षेत्र तक जाती है। तो इस तरीके से भारत के अंदर हवाएं चलती हैं और वह भारत में जगह जगह पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो ये कौन सा वाला देख रहे थे हम, दक्षिण पश्चिम वाला, दक्षिण पश्चिम वाला, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैम ये बंगाल तो नॉर्थ में चला गया, उधर ईस्ट में चला गया है, नहीं भाई साहब, दक्षिण पश्चिम से ही उठेगा। कोरिलेस हवा आपने पढ़ी होंगी, तो ये उधर की साइड जा रहा है। अब बात करते हैं सर्दी वाली बारिश, ठीक है। मैम छत्तीसगढ़ में पानी नहीं बरसेगा क्या, बिल्कुल बरसेगा भैया, बिल्कुल बरसेगा। जब ये झारखंड वाले हिस्से से जा रही है तो एमपी बना हुआ है, उसी के नीचे ये छत्तीसगढ़ चुपका, उसके बगल में झारखंड है, तो हवा ऐसे थोड़ी होती है पैन की तरह चली जा रही है कि नहीं एक सीध में जाएंगे हम, झारखंड में नहीं मुड़ेंगे। भैया हवा तो फैल के चलती है ना, एक राज्य के ऊपर से थोड़ी निकल रही होगी। वो तो कहने के लिए बता रहे हैं कि एंटर करती है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं बिहार वाला ऊपर हिस्सा, उड़ती हुई जाती है। तो हवा एक तार जैसी थोड़ी ना है, हवा तो पूरी फैली हुई में चलती है। चलें भाई, तो हमने दक्षिण पश्चिम का देख लिया, अब देखते हैं लौटता हुआ, ठीक है। लौटता हुआ मानसून कैसे काम करता है। तो लौटते हुए मानसून को समझने के लिए फटाफट से हमको चाहिए एक मैप। ये क्या बन गया, चिड़िया क्यों बन गई यहाँ पे, चलें भाई, जो कह रहे हैं मैम कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे, तो भैया क्लाइमेट चल रहा है। क्या चल रहा है जी, क्लाइमेट। आज थोड़ी लंबी क्लास करेंगे, केवल आज वाली बात है, केवल आज की बात है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हम बीच में चैप्टर छोड़े। लो अब लौटते हुए की बात करेंगे, तो लौटता वाला कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट वाला। कैसा जी, नॉर्थ ईस्ट। अब आ गई सर्दी, अब क्या आ गई, सर्दी आ गई। अपने सर्दी दिसंबर में स्टार्ट होती है ना, तो 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य लंबवत मकर पे जा रहा है, हम तो कर्क पे हैं, उसके बाद विषुवत आएगा, उसके बाद मकर आएगी, यानी कि सूरज हमसे भी बहुत दूर है। तो यहाँ वाला एरिया कैसा हो रहा है, एक तरीके से ठंडा, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तरीके से हाई प्रेशर बन रहा है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ बन रहा होगा लो प्रेशर,
यहाँ महान हिमालय खड़ा है और ज़्यादा ठंडा होगा, यानी कि हाई प्रेशर वाली कहानी है, इससे भी ज़्यादा हाई है, समझ रहे हो। तो अब हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, लो प्रेशर में। लेकिन एक तरफ डबल हाई प्रेशर है, इधर कम हाई प्रेशर है, तो भी हवा किधर जाएंगी, क्योंकि इसके कंपेयर में तो ये लो है ना। इसके कंपेयर में अगर ये 5 डिग्री पे पहुंची हुई है गाड़ी, ठीक है, ठंडा हो रहा है, यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा होती है ना, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा तो ठंडी ज़्यादा हो जाएगी। चले, तो यहाँ बात समझ में आई, अगर ज़्यादा हाई है तो वह कम हाई की ओर जाएगा। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अब क्या हो रहा है। अब हवाएं यहां से इधर की ओर चलेंगी, चलने तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हवाएं क्या कर रही हैं, यहां से इधर की ओर चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से चल भले रही हैं, लेकिन बीच वाले हिस्से में पानी नहीं बरसेगा। क्यों नहीं बरसेगा, समझना इस चीज को। क्योंकि हिमालय की तरफ से हवाएं तो ठंडी आ रही हैं, पर इनमें कोई नमी नहीं है। इनमें क्या है, नमी नहीं है। अब कहोगे मैम हिमालय साइड तो नदियां बहुत है, नदियां बहुत हैं, लेकिन गर्मी नहीं है ना। गर्म होगा तभी तो बाष्प बन के ऊपर जाएगा, तब बादलों में वो नमी मिलेगी। लेकिन वहां तो क्या है, सब ठंडा हो रखा है। तो हवाएं तो चलती हैं पर नमी नहीं होती। तो फिर सर्दी में इस वाले हिस्से में बारिश कैसे हो जाती है। तो भूमध्य सागर की ओर से तूफान उठता है और वहां से एक ब्रांच आती है भारत के साइड। यहाँ आकर के जो नंगा पर्वत है, हिमालय के कुछ पहाड़ हैं, वहां से 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक लेह लद्दाख वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर वाला, एक मुड़ जाती है इधर, ठीक है, यानी कि कुछ हवाएं इधर की साइड मुड़ी। अब इनमें क्या है, नमी लेकर आई हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इधर से एक बंदा मटकी लेके आ रहा पानी की, इधर से एक बंदा खाली हाथ चला रहा, दोनों भिड़ गए तो क्या होगा, पानी बरसेगा भाई, मटकी फैल जाएगी। ऐसे ही ये नमी लेकर के आ रही हैं और ये खाली हवाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास नमी है तो ये क्या कर देंगे, ये बारिश कर देंगे। ये क्या कर देंगे, बारिश कर देंगे। यानी कि दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्दियों में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। क्यों हो जाती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। क्वेश्चन पूछेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से किन क्षेत्रों में पानी बरसता है। यह एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दिल्ली में सर्दी में बारिश किस वजह से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में होती है बारिश। क्यों होती है, ये आप लॉजिक समझ गए होंगे। अब रिट्रीट मानसून आ रहा है इधर से, तो ये बांग्लादेश वाला हिस्सा, ये अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये तो पूरा लैंड एरिया है। लैंड एरिया तो यहाँ पे भी कोई नमी नहीं बन रही होगी। लेकिन अब आते हैं नीचे वाले एरिया में, ठीक है, नीचे वाले एरिया में आते हैं। यहाँ है पानी और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, थोड़ा बहुत नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो थोड़ा बहुत अब इससे क्या उठती होगी, नमी उठती होगी। थोड़ी जगह है तो वहाँ से तो जल्दी नमी नहीं उठ पाती, लेकिन बड़ी जगह है तो उसमें क्या उठती होगी, थोड़ी बहुत नमी उठती होगी। तो जब ये ब्रांचेस इधर आ रही होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से क्या ले लेती हैं, नमी ले लेती हैं। नमी लेने की वजह से जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर, यानी कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में क्या करती हैं, अंतिम वर्षा करती हैं। तो पहली इधर से उठी, यानी पहली वर्षा कहाँ हुई, केरल में। और अंतिम वर्षा अगर पूछ ले आपसे कि अंतिम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो हम क्या कहेंगे, तमिलनाडु में होती है। इधर भी हो सकती थी, लेकिन इधर क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया है, नमी नहीं है, तो हवाएं तो ठंडी हैं लेकिन बारिश नहीं कर पाएंगी। यहाँ वाली क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट से जो इधर हवा आ रही है तमिलनाडु की ओर, ईस्टर्न घाट की ओर, ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेती हुई आ रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे वर्षा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमने ये देख लिया होगा कि साउथ वेस्ट से कैसे हवाएं उठती हैं, और हमने ये देख लिया होगा कि नॉर्थ ईस्ट से हवाएं कैसे उठती हैं। 2 चीज़ें हैं मानसून के बारे में भारत में, कि एक सर्दी में चल रही हैं और एक गर्मी में चल रही हैं। अब होता क्या है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो थार मरुस्थल गर्म हो रहा है, तो हवाएं पूरी ऊपर उड़ गई, आसपास के क्षेत्र को गर्म कर दे रहा है, तो वहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, और लो प्रेशर की वजह से लू लपट चलती है। क्या चलती है, कहते हैं ना अपने यहाँ लू चल रही है, लपट चल रही है, लू। अब लू चलने की वजह से भी क्या होती है, बारिश हो जाती है, क्योंकि इधर गर्म हवा चल रही है
और कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से आ रही हैं नमी लेकर के, वे आपस में टकरा गई, आपस में भिड़ गई तो बौछार वौछार हो जाती, ऐसा नहीं बहुत तेज होगा, ठीक है। देखा हो कई बार धूप जैसा मौसम है और सडन से बादल से आ जाते हैं, 2-3 मिनट पानी बरसेगा फिर नॉर्मल हो जाता है। तो लू से जो वर्षा होती है, ठीक है, लू वर्षा कह सकते हैं। लू से होने वाली वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों के लिए उपजाऊ होती है। जैसे अगर हम बात करें असम की, तो असम में चाय के लिए बड़ी उपजाऊ होती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, चाय वर्षा। चाय के लिए उपजाऊ है तो क्या कह रहे हैं, चाय वर्षा। अगर बात करें केरल की, तो केरल में ये कॉफी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको कहते हैं कॉफी वर्षा, ठीक है। एक क्षेत्र है कर्नाटक, और केरल भी इसमें साथ में ऐड होगा, यहां पर आम की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर काल वैशाखी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, काल वैशाखी, काल वैशाखी। तो ऐसे कुछ नाम आते हैं कि आम्र वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, कहते हैं काल वैशाखी कहाँ होती है, कॉफी वर्षा कहाँ होती है, चाय वर्षा कहाँ होती है। तो हमें राज्य पता होना चाहिए, चाय असम, कॉफी केरल, और कॉफी भी केरल में ही क्यों, क्योंकि जिन्होंने पर्वत वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें मैंने बाबा बुदान पर्वत के बारे में पढ़ाया होगा। जो बाबा बुदान थे अरबी संत, उन्होंने सबसे पहले कॉफ़ी की खेती स्टार्ट की थी केरल में, है ना, वेस्टर्न घाट के ऊपर, इसलिए कॉफ़ी कहाँ आ जाएगा, केरल में। आम कहाँ पे आ जाएगा, कर्नाटक के लिए और केरल के लिए, दोनों में ही आम की खेती क्या होती है, अच्छी होती है, जो लू वाली बारिश हो जाती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, समझ आई होंगी। आज मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया क्योंकि चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, वरना आपसे प्रश्न नहीं बनते। तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, हमने इसमें ये समझ लिया मानसून किस टाइप के होते हैं और लू में कैसे वर्षा होती है। अब यहाँ पे ITC जेड के चक्कर में मत पढ़ना, पहले बता दूँ, और अल-नीनो फल-नीनो के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसमें जाओगे ना तो ये वाली चीज़ याद नहीं रह जाएगी। जब हमें लगेगा कि अब आप समझने लग गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, हम अपने आप उस चीज़ को समझा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। बिहार यूपी में कौन सी वर्षा होगा, बिहार यूपी में सर्दी में भी थोड़ी सी वर्षा होती है, और बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा तो मैं बता ही चुकी, 75% पानी बरसता है, किस कारण, साउथ वेस्ट मानसून के कारण। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो साउथ वेस्ट, जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से होता है। सर्दी में भी होता है पर बहुत कम होता है। क्लियर होगी बात, चले यहाँ तक बात समझ में आई होगी। कुछ बच्चे क्लास में बीच में आए हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे क्लास में बीच में आए हुए हैं, उन्हें टाइम की समस्या हो रही है यहाँ पे। तो आपको बता दें ये क्लास आपकी 11:30 पे स्टार्ट होती है, 11:30 बजे, 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक इसका टाइम है। तो अपनी जैसे जैसे चैप्टर होते हैं उसके हिसाब से अपन क्लास लेते हैं। तो जो भाई बीच में आए हैं, जैसे 12 बजे आए, वो कह रहे होंगे हमने तो बीच से ही पढ़ा, समझ नहीं आ रहा, तो वो क्लास छूट गई है उनकी, तो पीछे देख लें उसको, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर पसंद में आया होगा, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।